औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आज हम बाज़ार हिस्स के साथ साथ कुछ तज्ज़िया लेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो सियासत का आलमी मंज़रनामा है जिसमें हम देखते हैं कि जंग के बादल बार बार मंडलाते हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजन बल्कि एशिया, आप कह सकते हैं कि किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी तौर पर जो कसाद बाज़ारी है उसके बारे में जो वक्तन फ़वक्तन बातें होती हैं, ऐसा बार बार महसूस होता है कि शायद हमारी ऑयल मार्केट, गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की, करेंसीज़ की मार्केट्स, वो सब के सब जो जोल्ट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मईशतों को जोड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं माली मसाइल को संगीन करने जा रहे हैं। बट इन सब के बीच में हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि घिरा हुआ है, एक तरफ तो अरब दोस्त ममालिक हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं, इन सब को सामने रखते हुए हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बहरहाल गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए कोई महफूज रास्ता है या नहीं है, पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई महफूज सेफ़ हेवन है या नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में तज्ज़िया किया था, जायज़ा लिया था कि फ़कत 4 दिन में पाकिस्तान की जो ट्रांसशिपमेंट है उसने पूरे साल का कारोबार देख लिया था। पाकिस्तान के बाज़ार हिस्स ने ऐसे दिन देख लिए कि जब 90 अरब से ज़्यादा का काम हो गया। पाकिस्तान की बाज़ार हिस्स ने बहरहाल ऐसा दिन भी देख लिया कि जब 16,000 पॉइंट की तेज़ी एक दिन में हो गई, 10-10 हज़ार की मंदी भी एक दिन में हो गई। क्या ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहेगी या फिर ये जो जमूद है ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा और गुम की सिचुएशन भी अगले 15 दिन तक ऐसे ही रहेगी? इन सब बातों को जानने के लिए, इसका तज्ज़िया करने के लिए आज हमने बेहतर जाना कि बाज़ार हिस्स के ट्रेडिंग हॉल में मदु करें सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी को, जो कि कंट्री सेल्स हेड हैं जेस ग्लोबल में, और हम इनसे इनका तज्ज़िया लें, इनका व्यू लें कि वो इस सब आलमी मंजरनामे को, रीजन की सूरत हाल को कैसे देखते हैं। सो फरहान रिजवी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस करते हैं इस सूरत हाल में? कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? कहाँ देखते हैं जब बार बार गोल पोस्ट चेंज हो रहे होते हैं? आपका फील्ड मार्शल, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर कहीं साइड में होता है और आप देखते हैं कि सारी दुनिया का जो मरकज़ निगाह है वो इस्लामाबाद है, और फिर यकायक आप देखते हैं कि किस घंटों में सब कुछ सिमट गया और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी भी। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हम 2025 से इस सिनेरियो को पढ़ें तो ज़्यादा आसान रहेगा। इस पूरे सिनेरियो में कि पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है। सारी दुनिया 2022 के क्राइसिस के बाद से एक पाकिस्तान के लिए हम जुमला सुनते आए थे कि पाकिस्तान विल गोइंग टू डिफ़ॉल्ट सून, पाकिस्तान विल गोइंग टू डिफ़ॉल्ट सून। और एक करेंसी क्राइसिस देखा हमने, एक इन्फ्लेशनरी क्राइसिस देखा, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान की थिंक टैंक में। एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस देखा हमने चीज़ों को डेवलप करने की सूरत में। और फिर हमने देखा कि एक रीजनल वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 2025 में, जिसमें वी हैव प्रूव्ड दैट हु हैज़ अपर हैंड इन द रीजन। सो ये आई थिंक द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट डिफाइंस कि हम पाकिस्तान एज अ कंट्री किस सिस्टम में, कहाँ, किस पावर कॉरिडोर में खड़े हैं और अपनी कितना वेटेज रखते हैं। यही नतीजा था कि हमने देखा कि दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आज शायद वेस्ट और ईस्ट का पावर शिफ्ट दिखा रहा है। हमने देखा कि दुनिया की तमाम कुव्वतें वन साइडेडली ईरान को नील डाउन नहीं कर सकी। हमने देखा कि दे वर ऑन देयर स्टांस के ये तो गलत है तो गलत ही रहेगा, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे। So, and we have seen that those guys were also respecting Pakistan's stance and they have accepted the जो भी प्रोसेस था वो उन्होंने अप्रिशिएट किया। ज़ाहिरन यूएस ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि अगर कोई कंट्री इस सिस्टम में पावर रखता है, इस कंट्री में इस इलाके में, इस रीजन में वेटेज रखता है, तो पाकिस्तान है। एंड हमने देखा कि उसके बाद जो है ये एक डायलॉग शुरू हुआ है। ज़ाहिरन इट्स अ फर्स्ट सेटिंग, फर्स्ट डिस्कशन,
डेफिनेटली इतने बड़े यानी आज हम बात करें टेक्निकली तो यूएस इज़ टेक्निकली ऑल अलोन इन दिस सिनेरियो, जिसमें यूरोपीय यूनियन आज यूएस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। हमने टैरिफ वॉर के बाद से देखा बहुत सारे कंट्रीज़ यूएस से नाला हैं, ग्रीनलैंड बात की उस पे नाला हैं। कनाडा में हमने देखा बहुत सारे इश्यूज रिसेंटली डेवलप हुए हैं जो यूएस को आइसोलेट करते जा रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने अपना वेट प्रूफ किया है। दैट इज़ द रीज़न दुनिया की तमाम आलिमी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान को एक वेटेज दे रही हैं। एंड वी विल सी कि ये जो विजन ऑफ द लीडरशिप है दिस विल ग्रो पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। बट आप ये नहीं देखते कि 25-30 साल से पाकिस्तान बिल्कुल वन साइडेड था, वो खड़ा हुआ था आप अपने अरब सुन्नी स्टेट्स के साथ, और फिर यकायक ये होता है कि पावर शिफ्ट होती है और अब एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अरब स्टेट्स हैं एंड यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम। जब ईरान बहुत ही डिप्लोमेटिकली आगे आता है और वो कहता है कि भाई अरब स्टेट्स हों या यूएई हो, इसकी प्रोटेक्शन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि जिसके लिए आप इसराइल के पास जाएं। इसमें आप और दूसरी चीज़ एक और है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल रोशनी डालें, एंड दैट इज़ अबाउट व्हेन चाइना सेज कि ईरान ने इस जंग को एक नया रुख दे दिया जब उसने कहा कि जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से वही गुजरेगा कि जो डॉलर में ट्रेड ऑयल को ना करता। सो इस सारे कज़िए में आपको कैसे दिखती है रीजन की एक कौम के जिसका लीडर जो है वो शहीद हुआ हो और वो बिल्कुल रैशनल के साथ कोई शतरंज की चेस की चालें चल रहा हो और उसके ऊपर गम दुख और ऐसी कोई फीलिंग नहीं हो, दे आर जस्ट प्लेइंग द चेस। हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस? देखिए, अब जो आपकी पहली बात है कि अरब स्टेट्स की इंक्लिनेशन आफ्टर दिस वॉर वी हैव सीन रिसेंटली, अगर आपने 2 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ी हो तो पाकिस्तान हैज़ डिप्लॉयड देयर एयरफोर्स टू द सऊदी बेसिस। So what Allow me to ask a question. वो ईरान के लिए थे या वो इसराइल के लिए थे कि बीच में कोई शरारत ना करे? That's a clear message to the Western world कि जो जिनकी आप कह लें कि एग्रीमेंट्स की वजह से ये यूएस बेसिस मौजूद थी, आज नाउ द अरब कंट्रीज आर रियलाइजिंग कि our protection should be done by some other people or the people who are the reliable ones rather than who are protecting here the Israel stance जो भी था उनका। और हमने देखा कि उन्होंने जो है वो इनको एज अ टिश्यू पेपर यूज़ किया पूरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। दूसरी बात जहाँ तक आपकी बात है वो ये कि देखें ये कॉन्फ्लिक्ट आज से शुरू तो नहीं हुआ। फॉर इरानियन पीपल अगर आप थोड़ी हिस्ट्री भी समझने की कोशिश करें तो द डे ये रेवोल्यूशन आया 1979 की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद से ऑन गोइंग 10 साल की इराक ईरान जंग और उसके बाद कंटिन्यूसली एक स्टांस टूवर्ड फ़लस्तीन, हमने देखा कि ये नेशन जो है वो पिछले 40 साल से एक ही स्टांस लेके खड़ी थी एंड दे वर प्रिपेयरिंग इट फॉर द लॉन्ग वॉर। व्हाट दे हैव डन इन दिस वॉर, जो उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई वो एक सेपरेटली डिफरेंट केस है। वो तो शायद दुनिया में आगे आने वाली 30-40 नस्लें पढ़ा करेंगी इस वॉर में क्या हुआ, मगर ईरान इज़ मेकिंग दिस वॉर एक्सपेंसिव टू द इंटायर वर्ल्ड। पीपल विल रियलाइज अगर 10 दिन तक ये ऑयल प्राइजेस $90 $100 से ऊपर रहती हैं तो आप देखेंगे दुनिया में एक नया इन्फ्लेशनरी क्राइसिस आएगा जिसको शायद अभी किसी ने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया हुआ था अपने मॉडल्स में। आप समझें कि if we are talking about just Pakistan, जो हमारा neighboring country, I don't see any kind of energy crisis coming towards Pakistan because we are enjoying the borders with Iran. I think तो वो तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं लगता मुझे। But अगर आप फूड इन्फ्लेशन बाकी इन्फ्लेशन की बात करेंगे, that's a serious concern for the entire world. यूरोप बंद होने की कगार पे सर, इंडिया में गैस शॉर्टेज है, यानी साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दे आर on a urge of closing their economies. Right. So I think US खुद itself जो कि 19 मिलियन बैरल पर डे यूज़ करता है तेल, they are burning $1 billion day because of this crisis. Right. So everyone is dealing with कि यार ये दुनिया को इतना महंगा पड़ रहा है ये जंग, they all have to urge and request and stop कि यार बस हमारी हालात बुरे हो गए। फरहान साहब, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, बट उससे पहले हम चाहेंगे ये फाइनल वर्ड कि इस रीजन में
अब जो नए पावर की बात हो रही है, एक तो आपने समझा दिया कि रीजनलिज्म की बात हो रही है, रीजन टू रीजन मामला चलेंगे, ये थ्रू आउट वर्ल्ड अमेरिका की पावर कम हो रही है, इस रीजन में भी यही साबित हो रहा है। तो पोस्ट दिस सिचुएशन आपको नई पावर सेंटर्स कौन से दिखते हैं? यू स्टिल सी अरब इन द सेंटर, और यू सी ईरान सम assuming some role, or you see China plus Pakistan having some role in the equation? पावर इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसमें कोई एक शख्स कंप्लीटली पावर नहीं रखता हुआ कि जिससे दिल चाहा उस पर टैरिफ लगा दिया, जिससे दिल चाहा उसका बैंकिंग चैनल बंद कर दिया। आई व्हाट आई बिलीव द व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि ईरान ने जो कहा कि आप यौन में पैसे दें और ले जाएं, उन्होंने अपनी करेंसी की बात नहीं की, आप तुमान में पैसे दें या रियाल में पैसे दें, उन्होंने कहा। तो वो बेसिकली ये था कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए दुनिया भर में। वो कहते हैं ना, एक सिस्टमेटिक चीज़ें चलें। आप किसी को पसंद करते हैं तो उस पर आप टैरिफ नहीं लगा सकते, ना पसंद करते हैं तब भी टैरिफ नहीं लगा सकते। ज़बरदस्त। ये बस सेटल हो जाएगा इस वॉर के बाद, आई थिंक। समझ में आ गई बात। सो नाज़रीन, दिस इज़ नाउ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हमने एक ग्लोबल सिचुएशन का थोड़ा सा तायराना जायज़ा लिया है। दूसरे सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड सी कि पाकिस्तान इस नई सिचुएशन में, नए सिनारियो में किधर फिट इन होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोशो इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ द मासेस। लोगों के लिए हुक्मरान क्या कर सकेंगे, इसको भी थोड़ा सा टच बेस करेंगे। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट कि पाकिस्तान इस सारे कज़िए में, सारे मामले में किधर फिट इन होता है। ये जो पावर की नई इक्वेशंस बार बार बन रही और बिगड़ रही हैं, फाइनली इसका एंड हमें किधर दिखता है। और पाकिस्तान को अगर कहीं ना कहीं अलाइनमेंट करनी होगी तो क्या पाकिस्तान के पास ये जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, पाकिस्तान में जो तेल की सप्लाई है वो डॉलर के थ्रू होगी। पाकिस्तान ने 5 ममालिक के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए हैं। सो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मुस्तकबिल किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और दुनिया जो अब काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन को अनवाइंड कर रही है, तो पोस्ट दैट वेयर दिस एशियन रीजन इज़ गोइंग टू बी। सो फरहान साहब, योर वर्ड ऑन कि गोइंग फॉरवर्ड आपको इस खित्ते के अंदर स्पेशली दिस साउथ एशिया, इसमें आपको सिचुएशन कैसी दिखती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स? आई थिंक दिस रीजन विल बी फ्लरिशिंग, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज आपके पास होंगी। आई थिंक मेजॉरिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड हमने देखा चाइना है। ये इस रीजन की में बड़ी इकनॉमीज़ मौजूद हैं जिनके पास पावर सप्लाई भी है। मिडल ईस्टर्न रीजन है। आई थिंक डेफिनेटली ये रीजन तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होगा डाउन द रोड, जब ये हम देखेंगे कि थोड़ा सा पावर शिफ्ट सेटल होता है और ये मामला किसी सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, एंड द बैलेंस ऑफ पावर विल बी ट्रांसफर टू दिस रीजन एज वेल। You see ईरान में कमिंग अप एज अ सर्वाइवर टू दिस। 15 दिनों में आपको लगता है कि ये डायलॉग ख़त्म भी हो सकेंगे या सिचुएशन जो की तो रहेगी? देखिए, डायलॉग स्टार्ट हुए हैं, डेफिनेटली दिस विल गोना एंड, बिकॉज यूएस इस सिनेरियो से अपने आप को बहुत जल्दी निकालना चाहता है। इट्स कॉस्टली फॉर देम एंड इट्स नॉट देयर वॉर जो जिसमें वो कूद गए हैं आ जाके। वो तो दे आर जस्ट हियर फॉर द इजराइल, जो भी उनका कॉस्ट था। प्रॉब्लम सिर्फ आई थिंक इतना है कि इसके बाद का सिनेरियो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं चीज़ों में, अगर हम गैस सप्लाई की बात करें या गैस क्राइसिस की बात करें जो दुनिया भर देख रही है। हमने कतर गैस CEO के अगर आप बयानात पढ़ें तो वो कहता है कि इट विल टेक 5 years टू रीबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़ाहिरन जो ऑयल एंड गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें बनने में टाइम लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी उनमें रन की जा रही होती है, बिकॉज हाई कम्बशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए भी सर्वाइवल होगा कि हमारे पास वो पुराने जो डेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है या और भी चीज़ें हैं जिसमें ऑयल परचेज़ है, दूसरी चीज़ें हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। कल हमने देखा कि यहाँ के बॉर्डर्स ऑल द वे टू कज़ाकिस्तान एंड पूरे जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उस तक खुल रहे हैं। तो आई थिंक दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एज वेल कि ये पूरा रीजन पाकिस्तान ईरान मिलके जो है एक सस्टेनेबल मॉडल पे लीड करें, तो वो वुड बी अ ग्रेट चांस फॉर एवरीबडी। ज़बरदस्त। योर वन वर्ड ऑन कि यू थिंक इज़ इट बाय डिज़ाइन कि यूक्रेन से लेकर मिडल ईस्ट तक जो एनर्जी सोर्सेज हैं उधर ही अटैक्स होते हैं, ऑयल बेसिस ही
टारगेट होती हैं, रिफाइनरी कंपनीज़ ही टारगेट होती हैं। और इसमें इस सोच का उभरना कि पाकिस्तान इज़ राइजिंग एज अ सेफ हेवन। सऊदी अरामको का कहना कि हम $10 बिलियन से रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो हम 4 साल से सोच रहे थे अब हम लगाने जा रहे हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का कहना कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने कल से काम शुरू कर दिया है। $2 बिलियन से 1-2 बर्थ को हम बना रहे हैं। एंड वी नाउ नो कि पाकिस्तान हैज़ टू बी इन द सेंटर एज अ बैकअप पोर्ट। तो इस सारे कज़िए में आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि एक तो ये सारे का सारा एनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई सोच है। और दूसरा ये कि क्या इस सब के बाद वाकई पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान के इतने आप कहें कि अस्करी मसल्स हैं कि वो एज अ पावर सेंटर इसको सस्टेन कर सके, सिक्योर कर सके एनर्जी की जो पाकिस्तान को सेंटर बनाने की बातें हो रही हैं? देखिए, अस्करी मसल्स तो हैं आपके पास एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट नाउ, मतलब किताबी बातें नहीं हैं। बट जहाँ तक इस रीजन की प्रोटेक्शन का सवाल है, कल वी हैव सीन जब ईरानी डेलीगेशन आया और वापस गया तो वी हैव लॉक्ड द इंटायर एयर कॉरिडोर फॉर देम एंड वी हैव प्रूव्ड इट दैट वी हु हैज़ अपर हैंड इन दिस रीजन। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली मुझे विद नो डाउट with the all the vision they are carrying for down the road 10-15 years, Pakistan I have seen will be flourishing for no second doubt. ओके और ये जो एनर्जी का सेंटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बनना होगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, आपको लगता है कि गवादर से लेकर हमारे इस बलूचिस्तान के रीजन तक जो हमें सिक्योरिटी के पहले भी चैलेंजेस रहे वो शायद अब आगे ना आए? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुड बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, कुड बी they will be dealing with the government hand जो डीलरशिप होती है। So either things will be aligned or they will be aligned, तो definitely in either ways will be settled। एनार्की फैलाना तो देखें, कहीं भी आप रेट ऑफ स्टेट को तो चैलेंज नहीं कर सकते। सो नो मैटर व्हाट हु यू आर, रेट ऑफ स्टेट चैलेंज होती है तो डेफिनेटली वो इन प्लेस की जाती है, उसमें मामला तय किए जाते हैं फ्रॉम आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, जहाँ पे रेट ऑफ स्टेट चैलेंज होगी वहाँ पे तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आएगा, बाय फोर्सफुली आएगा या बाय डायलॉग आएगा। दिस हैज़ टू बी इन प्लेस्ड। अंडरस्टूड। ये फरमाए फरहान साहब कि एक तरफ तो इतनी भड़कती हुई चैलेंजिंग सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मईशत है, माशी मंजरनामा है, वो 12 चैलेंजेस से गुज़र चुका है और बार बार हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान हमेशा इस मामले में परेशान रहता है। सो जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी टीम है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रही है, आप समझते हैं कि वो इस वक्त सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऑन द ग्राउंड जिस तरह के मेजर्स लेने चाहिए वो ये टीम मेजर्स ले रही है? फिर अगेन मैं वही बात करूँगा कि फ्रॉम द सीइंग द डिफ़ॉल्ट सिनेरियो टिल टू डेट, पेइंग $2.53 billion to UAE again and paying back the euro bond amount which was due, इससे ज़्यादा क्या आप पाकिस्तान की मईशत को सस्टेनेबल मॉडल पे देखना चाहते हैं कि ऐसे सिनेरियो में जब वी आर सीइंग अनदर $1 billion बर्डन ऑन द इम्पोर्ट बिल जो ऑयल प्राइजेस की वजह से, येट वी हैव मैनेज टू पे देम। तो विजन तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने वो जो गलतियाँ पिछले 70 सालों में की हैं वो शायद इकनॉमिकली हम दोबारा नहीं दोहराने जा रहे। सब्सिडी कल्चर ख़त्म हो गया, चीज़ों में जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, हम एक्सपोर्ट साइकिल को देख रहे हैं बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हम उस इंडस्ट्री पे काम होता देख रहे हैं। डेफिनेटली देखें यार, वो हम एक कहावत सुनते थे ना कि एक 50 साल रोज़ एक शख्स एक दरख्त को पानी देता है, फिर ओवरनाइट वो दरख्त 50 फीट का ग्रो हो जाता है। तो एक्चुअली वो 5 साल की एफर्ट होती है जिसमें उसने पानी दिया होता है। ओवरनाइट तो मुआवजा नहीं होता, तो मुआवजे होने में टाइम लगता है पर 5 साल एफर्ट भी चाहिए होती है। सो हमारे लिए भी कोई ना कोई अबाबील का लश्कर आ ही जाएगा बेल आउट कराने के लिए, अपेरेंटली लगता है कि मौजूद है। ज़बरदस्त। फरहान साहब, ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं वो 557 लिस्टेड कंपनीज़ हैं और हम 12 देखते हैं कि
challenges होते हैं, कंपनीज सस्पेंशन के काउंटर में होती हैं, but there are certain stocks which always perform well. आज के दिनों में जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि आपके जो एनर्जी स्टॉक्स हैं वो सबसे काइंड ऑफ सेफ हेवन है। फिर लोग बातचीत करते हैं कि बिकॉज ये जो वॉर हो रही है इसके एंड पर हमेशा ये हुआ है कि रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सीमेंट सेक्टर चलता है। सो अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके समझना चाहें और अपने जो सरमायाकार हैं बाजार इसके उनको समझाना चाहें कि इस सिचुएशन को वो कैसे डील करें, आपकी नज़र में ये सिचुएशन क्या बताती है, किन सेक्टर्स की तरफ हमें निगाह करनी चाहिए और किन सेक्टर्स को थोड़ा सा एहतियात से देखना चाहिए। एक महीने पहले जब मार्केट हमारी बिल्कुल हाई पे मौजूद थी, लोग रिग्रेट कर रहे थे कि आई विश के XYZ स्टॉक हमें उस रेट पे मिल जाता तो ले लेते। एंड एग्जैक्टली वो रेट आज मौजूद हैं जिनमें आप बात कर रहे हैं कि 280 रुपये का PPL 200 रुपये मिल रहा है आपको। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, 280 रुपये का नेशनल बैंक आपको 180 रुपये मिल रहा है। दिस वाज द विश लिस्ट फॉर द पीपल जो कि कहते थे कि काश हम उस रेट पे एक्टिव होते। सो स्टॉक मार्केट में आज नहीं हमेशा रेट आएगा, यानी हो सकता है कि आपकी साइकिल कुछ देर के लिए ख़राब हो, बट स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज गो बैक टू द ओल्ड पोजीशन जहाँ पे होती है वो। सो सिनेरियोज तो कुछ चेंज नहीं हुए ना सर, राइट। सो चीज़ें जो हैं वो आज भी उसी अर्निंग मल्टीपल्स पे मिल रही हैं, बल्कि सस्ती मिल रही हैं। डिविडेंड यील्ड आज आपको कल 9 हो गई थी तो आज 11 पे मिल रही है, प्राइजेस नीचे आ गई हैं। चीज़ें तो कुछ चेंज नहीं हुई फंडामेंटली। हाँ, इन्फ्लेशनरी क्राइसिस आप फॉर द टाइम बिंग देख सकते हैं, ज़ाहिरन एनर्जी क्राइसिस आए हैं दुनिया भर देख रही है, बट आपने देखा कि हमारी सप्लाई साइड से तो कोई मसला नहीं आया ना। आपने कभी पेट्रोल पंप पे तो कोई लाइन नहीं देखी ना पाकिस्तान में। सो स्ट्रेटेजिकली द थिंक टैंक, द एग्जीक्यूटर्स आर डूइंग वेल, एंड व्हाट आई बिलीव इसके फंडामेंटल भी उतना बड़ा चेंज नहीं आया। हाँ, थोड़ा मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग ये क्वार्टर आपका थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर है आपने महंगा ऑयल लिया है, इन्फ्लेशनरी इशूज़ आएंगे, इंटरेस्ट रेट हो सकता है बढ़ जाए, 100-150 बेसिस पॉइंट हम देख सकते हैं, बट थिंग्स विल बी अलाइंड। मैक्रोस तो फॉर द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के वही हैं जो स्टॉक मार्केट आपको 1,80,000 में मिल रही थी, आज वही स्टॉक मार्केट आपको 1,60,000 में मिल रही है। और अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी पैनिक में और सस्ती मिलती है तो मार्केट तो आपको वैल्यू एडिशन दे रही है। सो स्टॉप लुकिंग एट द इंडेक्स, आई थिंक वैल्यू ऐड करते रहें पोर्टफोलियो में। कल जिनको रिग्रेट था कि उन्होंने किसी स्टॉक को मिस कर दिया, आज वो अवेलेबल है, आपको उस प्राइस पे मिल भी रहा है, एंड दैट्स अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है वक्फे का। वक्फे के बाद हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे और इकनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर्स रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट जिसमें हम ट्रैक्शन देख सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं, उस पर फरहान साहब से ज़रा और तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कौन से हिस्सेस हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ लोगों को देखना चाहिए, और कौन कौन से हिस्सेस हैं, सेक्टर्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। सो फरहान साहब, ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक तो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी सी रैप अप कमेंट दें, प्लस ये बताएं कि गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन आपको जो आगे 6 से 8 महीने की शॉर्ट टर्म अगर किसी को स्ट्रेटजी बनानी हो तो आपको मंजरनामा कैसे दिखता है, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए या पोजीशंस लेनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मेरा जो टॉप पिक होगा वो ENP सेक्टर होगा। ज़ाहिरन खाली पाकिस्तान में आप आज बात करेंगे तो आपका ENP सेक्टर इज़ नॉट इवन ट्रेडिंग ऑन द रियल पोटेंशियल ऑफ व्हाट दे आर देयर कोर बिजनेस जो ENP है। इसमें अभी माइनिंग है, इसमें अभी बहुत सारे वैल्यू एडिशंस हैं। हमने रिकॉर्डिंग देखा, जब रीजन में सेटलमेंट हो रही होगी, चीज़ें हो रही होंगी तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग विल बी द ऑन द लाइमलाइट, चीज़ें चल रही होंगी। तो मुझे लगता है कि ENP सेक्टर वुड बी ऑन द हायर साइड इन योर पोर्टफोलियो, फॉलोड बाय अगेन जो आपने थोड़ा कमेंट किया, इट्स माइट नॉट बी रिलेटेड टू पाकिस्तान, बट ओवरऑल हमने देखा कि सीमेंट स्टॉक्स या सिक्लिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है। नाउ वी हैव सीन द इंटरेस्ट, हमने देखा एक डिस्काउंटेड स्कीम मेरा घर प्राइम मिनिस्टर स्कीम आ रही है, वो अवेलेबिलिटी है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बूस्टर देगी इस सेक्टर को।
इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल लगता है मुझे डाउन द रोड। जितना ईवी पर टन पे आज आपको सीमेंट पाकिस्तान में मिल रहा है, तो इतने में तो लोगों की फैक्ट्री नहीं लगती सर। बहुत इससे 2 गुना ऊपर महंगी फैक्ट्री लगती है। सो मैं अगेन हर एक से वो बात करता हूँ, जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी एक रियल एस्टेट की प्राइस जो 10 साल 20 साल पहले थी या 25 साल 50 साल पहले थी, फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट, आज वही फैक्ट्री आप रिप्लेस करने जाते हैं तो वो कितने कॉस्ट की लगती है, वो सोच के आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दें। अगर आप एक फर्टिलाइज़र प्लांट, एक सीमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं, एक बैंक खोलने जा रहे हैं जिसकी 2000-2500 ब्रांच नेटवर्क है, हाउ मच इट गोना कॉस्ट यू। अगर एक सिस्टम में अवेलेबल ऑप्शन मौजूद है, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन द अवेलेबल करंट ऑप्शन। हो सकता है वो फॉर द टाइमिंग उसके साथ कोई सिनेरियो हुआ हो सकता है कोई ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गई हो फॉर द टाइमिंग, बट डेफिनेटली थिंग्स विल नॉट रिप्लेस द जाइंट। सो वो सिनेरियो सोच के ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि आज अगर आप एक सीमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं तो उसकी लैंड की कॉस्ट क्या होगी, उसकी ईवी पर टन प्लांट की कॉस्ट क्या होगी, डॉलराइज टर्म्स में बात करेंगे तो आज आपको स्टॉक कितना सस्ता मिल रहा है। बेसिक एनालिसिस होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, आसानी हो जाएगी। मार्केट में लोग बहुत बातें कर रहे हैं इन्वेंट्री गेन्स की, पीएसओ समेत काफ़ी स्टॉक्स की लिस्ट है जो सर्कुलेट कर रही है। इंडेक्स के लिए पीपल हैव दिस व्यू कि यार ये 2 दिन की मार है, 3 दिन की मार है, इंडेक्स 2 लाख का लेवल दिखा सकती है। सो जो नया इन्वेस्टर है, जेनजी को 1.25 लाख के करीब हमारी बाज़ार में हैव जस्ट एंटर्ड द मार्केट, सो उसको अगर आपने कोई एडवाइस देनी हो, सजेशन देनी हो, तो वो क्या हो? इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। सिर्फ एक एडवाइस कि आप जो पोर्टफोलियो जिस पर्पस से ख़रीदते हैं वो एटलीस्ट 5 साल के होराइजन से होना चाहिए। अगर आपको डेली ट्रेडर बनना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, उसकी स्ट्रैटेजीज अलग है, एंड दैट शुड ऑल प्लेस्ड व्हेन यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। ट्रेडर का पोर्टफोलियो शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो साइज। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे सिनेरियो में हम स्टॉक लेते हैं 1 रुपये पर बेचने के लिए, जब वो नीचे आए तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। so, हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है या अपॉर्चुनिटी लॉस जिसको हम कहते हैं कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके इंतज़ार किया, उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यू शुड बी वंस क्लियर कि मेरा पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या। अगर मेरा पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर है कि मुझे कैमरा ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, तो द मोमेंट आई गॉट द मनी फॉर द कार, मैं वो स्टॉक लिक्विडेट कर दूँ। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट पे लिक्विडेट कर रहे हैं ना आपने। सो आपका डे फर्स्ट वो क्लियर होना चाहिए। मैं जेनजी से रिक्वेस्ट करूँगा, हर इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह प्लॉट खरीदते हैं ना वैसे स्टॉक खरीदा करें। उसके रेट रोज़ नहीं देखे जाते, उसको भी पालें, उसको भी रखें, उसको रखा जाता है फॉर द। आप घर खरीदते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेचती है। दिस शुड बी, यानी वेल्थ क्रिएशन इसी तरह की जाती है। दिस शुड बी लाइक दिस। बिल्कुल सही। योर फाइनल वर्ड अबाउट द कैपिटल मार्केट, 6 महीने कैसे दिखते हैं आपको? हर दफ़ा, हर वक्त, हर रेट पे स्टॉक मार्केट अच्छी लगती है, लेना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी साहब का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी क्रिएटिव बातचीत हुई। रीजन के ऊपर हमने एक तायराना से जायज़ा पेश किया और हमने देखा कि कौन कौन से पावर्स हैं वो फेड आउट हो रहे हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं जो फेड इन हो रही हैं। चाइना के उभरते हुए किरदार के ज़िम्मे में हमें ये भी नज़र आया कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आप यूँ कहें कि दरीचे से झांक रहा है, और जो नई पावर इक्वेशन है उसमें हमें अब नज़र आता है कि अरब स्टेट सिक्योरिटी सीकर्स होंगी और सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स में अमेरिका को होपफुली रिप्लेस करने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, और जिसमें जो ईरान है वो एक दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मुल्क के तौर पे उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और सारी दुनिया में, जो फरहान साहब ने एक और बात हमें बताई हुई थी कि सारी दुनिया में जो गेम है वो रीजनलिज़म का है। जो ग्लोबल विलेज और उससे जुड़ी हुई जितने माशी और मईशती मॉडल थे वो दम तोड़ रहे हैं। इन सब बातों का किसी हद तक जो बेनिफिशरी है वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी देखा गया कि एक दुनिया की बड़ी शिपमेंट कंपनी ने $2 अरब से सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की जो पोर्ट है उसने 4 दिन में पूरे साल का टर्नओवर देख लिया। पाकिस्तान की मईशत के बारे में कहा जा रहा है
के पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट तक के जो रास्ते हैं वो फरहान मोहम्मद रिजवी साहब ने बताया कि वो खुल गए हैं एंड पाकिस्तान इज़ नाउ एट द सेंटर। पाकिस्तान ओरिजिनली भी जो है वो एंट्री टू द एशिया थी, गेटवे टू द एशिया थी। समहाउ नेचर प्लेड सम रॉन्ग ट्रिक्स और आज पाकिस्तान दोबारा से इज़ राइट इनटू द सेंटर। और ये जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ 10 ग्रेबा नहीं बल्कि हाथ में हाथ डाल के रीजन की दीगर क़ुव्वतों के साथ मिल के इस रीजन की मईशत को परवान चढ़ाने का ख्वाब देख रही हैं। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तर्जुमों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए।